Hello everyone, good evening. Welcome to Raksha Official Education, your door to the future. पिछले लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट दक्षिण भारत के वंशों को कंप्लीट कर लिया था और अगर जिन्हें भी नहीं पता हो तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि हमारी लूसेंट की क्लास चल रही है। इसमें हम लूसेंट के जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम याद कराने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और इसी क्रम में हमारी एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और चालुक्य वंश दक्षिण भारत का वंश बचा हुआ है। बाकी और जो छोटे छोटे वंश थे, सीमावर्ती राज्य थे, उनके बारे में अभी हमें पढ़ना है और 2 क्लास और बची हुई है। बाकी उसके बाद हमारी एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट। तो राष्ट्रकूट वंश पढ़ लिया, दक्षिण भारत के राजवंशों में हमने चोल वंश पढ़ लिया, हमने पल्लव वंश पढ़ लिया। अब एक और वंश बचता है, उसका नाम है चालुक्य वंश। अब हमें पढ़ना है चालुक्य वंश। तो चलिए सीधे से हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाएंगे और लाइक कर देंगे सबसे पहले। चलिए, अगर चालुक्य वंश की बात की जाए तो चालुक्य वंश केवल एक क्षेत्र में विस्तृत नहीं था। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। पहली शाखा का नाम था कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ नाम लिखती हूं। चालुक्य तो पता ही है। तो पहला कल्याणी के चालुक्य थे, दूसरे थे वातापी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और एक थे वेंगी के चालुक्य। ये 3 शाखाएं थी चालुक्य वंशों की। समझ आ गया? तीनों ही शाखाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चालुक्य वंशों की 3 शाखाएं तो जो कि दक्षिण भारत में ही विस्तृत थी, अलग अलग क्षेत्रों में विस्तृत थी। पहली शाखा जो कि कल्याणी में थी, इसे कल्याणी के चालुक्यों के नाम से जाना जाता है। दूसरी शाखा वातापी के चालुक्यों के नाम से जाना जाता है तथा इनकी जो तीसरी शाखा है, इन्हें वेंगी के चालुक्यों के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन तीनों शाखाओं में, इन तीनों ही शाखाओं के संस्थापक कौन थे। मतलब कल्याणी के चालुक्यों के संस्थापक कौन थे, वेंगी के और वातापी के चालुक्यों के संस्थापक कौन थे। तो अगर कल्याणी के चालुक्यों की बात की जाए तो कल्याणी के चालुक्यों के संस्थापक थे तैलप द्वितीय। और जहां तक मेरा अनुमान है, तैलप द्वितीय के बारे में या तैलप द्वितीय से संबंधित कोई तथ्य हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक था तैलप द्वितीय या तैलप सेकंड। नेक्स्ट आते हैं वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्यों के संस्थापक कौन थे? तो वातापी के चालुक्य के संस्थापक थे जय सिंह। वातापी के चालुक्यों के संस्थापक थे जय सिंह। उसके बाद बारी आती है वेंगी के चालुक्यों के। तो वेंगी के चालुक्यों के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन, क्लियर हो गया? तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं दक्षिण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विस्तारित थी। कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्यों के जहां पर संस्थापक तैलप द्वितीय थे, वहीं पर वातापी के चालुक्यों की स्थापना जय सिंह ने की, जबकि वेंगी के चालुक्यों की स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने। क्लियर इट? उसके बाद अब बात करते हैं राजधानी की। याद कर लीजिए, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं ताकि आपको याद हो जाए। कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की थी तैलप सेकंड ने। अब आप अपने हिसाब से ट्रिक भी बना सकते हैं। आप लोग बोलते हो मैम कोई ट्रिक बता दीजिए, कोई ट्रिक बता दीजिए, तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लिया करिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होती है ना। तो अगर मैं यहाँ पर नहीं बता पाती, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रिक पर विश्वास नहीं करती हूँ। ट्रिक मैं उन्हीं चीजों के लिए बताती हूँ जो ट्रिक हमें एकदम से याद रहे, है ना। इसलिए मैं जल्दी ट्रिक बताने की कोशिश नहीं करती हूँ, आपने देखा होगा। तो कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने, तैलप सेकंड ने। वातापी के चालुक्यों के संस्थापक थे जय सिंह और वेंगी के चालुक्य के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। वा से वेंगी, वा से विष्णुवर्धन। अब सोच रहे हो कि वा से वातापी है, लेकिन हो सकता है वातापी का विष्णुवर्धन याद कर ले, लेकिन वेंगी याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? वेंगी, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा ट्रिक मुझे दिख नहीं रहा है। याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। वैसे 2 से 3 बार आप पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा।
तो वेंगी के चालुक्यों के संस्थापक विष्णुवर्धन, वातापी के कौन है? जयसिंह है, और कल्याणी के तैलप सेकेंड है। अब बात करते हैं इनकी राजधानियों की। तो सबसे पहले कल्याणी की राजधानी क्या थी? राजस्थानी लिख रही थी मैं। तो राजधानियों की अगर बात की जाए तो कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी थी मानेखेत। देखिए संस्थापक और राजधानी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी ताकि आपको याद हो जाए, अंतर करने में आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई पड़े। तो राजधानी थी कल्याणी के चालुक्यों की मानेखेत। वातापी के चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। वातापी है कहां पर? तो कर्नाटक के बीजापुर के पास में है वातापी। बीजापुर के निकट था वातापी। उसके बाद वेंगी की राजधानी, वेंगी के चालुक्यों की राजधानी भी वेंगी ही थी, और वेंगी थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो क्या देखा हमने देखा कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की 3 शाखाएं विस्तारित थी। 3 शाखाएं इन्होंने स्थापित कर रखी थी। पहली शाखा कल्याणी के चालुक्यों के नाम से जानी जाती थी, जिसके संस्थापक तैलप सेकेंड थे, तैलप द्वितीय थे, और इनकी राजधानी थी मानेखेट। उसके बाद जो दूसरी शाखा थी वो थी वातापी के चालुक्यों की, और वातापी के चालुक्यों के संस्थापक माने जाते हैं जयसिंह, और इनकी राजधानी थी वातापी, जो कि बीजापुर के निकट स्थित थी। तीसरी शाखा है चालुक्यों की वेंगी के चालुक्यों के संस्थापक माने जाते हैं विष्णुवर्धन, और इनकी राजधानी थी वेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्तमान आंध्र प्रदेश के भाग में ये स्थित थी। क्लियर हो गया? चलिए, याद हो गया? अब देखिए, एक बार में याद नहीं होगा, मैं हर बार बोलती हूँ, बिना अभ्यास के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको इसको याद करने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर, तो तभी याद हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ो। प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक लाइन से पहले हम कल्याणी की बात करेंगे, उसके बाद वातापी की, और उसके बाद हम वेंगी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कल्याणी के चालुक्यों के बारे में जो भी तथ्य दिए हुए हैं हम उन्हें याद करेंगे। तो हमने ये जान लिया कि कल्याणी के चालुक्यों के संस्थापक तैलप सेकेंड थे और राजधानी इनकी मानेखेट थी। अब आगे बढ़ेंगे। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक बताए गए हैं, जैसे तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकेंड आते नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर प्रथम, ठीक है, सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया, इसीलिए शायद इसका नाम कल्याणी हो गया था, कल्याणी के चालुक्य नाम हो गया था। तो जिस वक्त तैलप सेकेंड ने कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की, इसे कह सकते हैं चालुक्यों के इस भाग की अगर कह सकते हैं अगर स्थापना की होगी जब, तो उन्होंने राजधानी रखी थी मानेखेट। लेकिन इनके अंतर्गत एक और शासक आता है जिसका नाम था सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी मानेखेट से हटाकर राजधानी कर दिया था कल्याणी, शायद इसीलिए कल्याणी के चालुक्य भी ने कहा जाता है। तो वह शाखा, चालुक्यों की वह शाखा जिसके संस्थापक तैलप द्वितीय थे, तो तैलप द्वितीय ने आरंभिक समय में इसकी राजधानी मानेखेट रखी थी, लेकिन आने वाले समय में शासक बनता है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम जो राजधानी है मानेखेट से हटा करके कल्याणी कर देता है, और यह जो कल्याणी कर्नाटक वर्तमान कर्नाटक जो है वहां पर स्थित थी कल्याणी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस शासक ने कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी मानेखेट से हटाकर के कल्याणी स्थानांतरित कर दी, क्योंकि कल्याणी के चालुक्यों के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए में भी पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका सोमेश्वर प्रथम। अगला पॉइंट है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है विक्रमादित्य सिक्स्थ। अब चूंकि अब ये नहीं कहा जा सकता कि विक्रमादित्य की उपाधि ली थी या फिर विक्रमादित्य नाम ही था, लेकिन अगर नाम भी होगा तो भी बड़ा प्रभावशाली नाम था और उसी प्रकार के उनके कृत्य भी रहे होंगे। और अगर उन्होंने उपाधि धारण की थी तो उपाधि तभी कोई भी शासक धारण कर सकता है विक्रमादित्य की, जब वाकई में वो प्रतापी रहा हो। तो कल्याणी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी शासक था
सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य सिक्स्थ। विक्रमादित्य सिक्स्थ। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि चालुक्य वंश की 3 शाखाएं दक्षिण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित की गईं। कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्यों के संस्थापक माने जाते हैं तैलप द्वितीय। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई मानेखेत, लेकिन कल्याणी के चालुक्यों का आगे चलकर एक शासक होता है जिसका नाम होता है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम अपनी राजधानी मानेखेत से हटा करके कल्याणी स्थानांतरित कर लेता है। और अगर इस वंश के पूरे वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात की जाए तो वो था विक्रमादित्य सिक्स्थ। मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन इन द सेंस आपको याद नहीं हुआ होगा, ठीक है, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कल्याणी के चालुक्यों का एक पॉइंट बोलने जा रही हूँ। विल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स्थ के ही दरबार में रहा करते थे। कवि थे, कवि नाम था विल्हड़, विल्हड़ और विज्ञानेश्वर। तो विल्हड़ और विज्ञानेश्वर किसके काल में थे या किस शासक के दरबार में रहते थे? तो वो रहते थे विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में। और नहीं, शायद हमने विल्हड़ की रचना नहीं पढ़ी है स्टार्टिंग में, इसमें दी भी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, ज्यादा पूछी नहीं जाती, इनका नाम ही काफी है। तो विल्हड़ और विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य वंश के एक शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मिताक्षरा, ये तो पढ़ा होगा। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की। वही मैं कह रही थी, विज्ञानेश्वर ने रचना की थी मिताक्षरा की, इसीलिए प्रसिद्ध है। मिताक्षरा की रचना इन्होंने की थी, एक ग्रंथ है मिताक्षरा जो है यह एक ग्रंथ है। इसके रचयिता माने जाते हैं विज्ञानेश्वर, और यह विज्ञानेश्वर रहा करते थे विक्रमादित्य के दरबार में। मिताक्षरा से संबंधित तथ्य दिया हुआ है, वो ये है कि मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ मानी जाती है। हिंदू विधि ग्रंथ, विधि का मतलब कह सकते हैं कानून। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर यह मिताक्षरा जो है ये व्याख्या करती है। स्मृति हमने देखा था ना, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति देखा था ना, शायद गुप्त काल के दौरान इन सब की कह सकते हैं वर्तमान भाषाओं में रचना की गई थी। तो मिताक्षरा जो है ये हिंदू विधि ग्रंथ माना जाता है, और इसी में हमें याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या भी मिलती है। इसकी रचना की थी विज्ञानेश्वर ने, और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहते थे, और विक्रमादित्य सिक्स्थ कल्याणी के चालुक्यों के प्रमुख शासक थे। क्लियर? मिताक्षरा के लेखक कौन है? याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर। वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े? याद हो गया हो तो एक बार फिर से चलिए रिपीट कर देती हूं मैं। हमने देखा कल्याणी के चालुक्यों के संस्थापक थे तैलप द्वितीय, तैलप सेकेंड। कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी थी पहले मानेखेट, उसके बाद सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेट के स्थान पर कल्याणी को राजधानी बनाया, जो कि वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है विक्रमादित्य सिक्स्थ, विक्रमादित्य सिक्स्थ। और इसी के दरबार में रहा करते थे मिताक्षरा ग्रंथ के लेखक विज्ञानेश्वर एवं विल्हड़। वी से ही नाम है, इनका भी वी से नाम है, विक्रमादित्य, विल्हड़, विज्ञानेश्वर। ठीक है, तो विक्रमादित्य सिक्स्थ सबसे प्रतापी शासक थे, और इनके ही दरबार में रहा करते थे विल्हड़ और विज्ञानेश्वर। आई होप आपको याद हो गया होगा। हाँ, विल्हड़ की भी रचना लिखी हुई है, मैंने सोचा कि दिया नहीं हुआ है, विल्हड़ की भी रचना बताई गई है। तो जैसे विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा ग्रंथ की रचना की थी, जिस प्रकार विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा ग्रंथ की रचना की थी, उसी प्रकार विल्हड़ ने रचना की थी विक्रमांक देव चरित। और ये विक्रमांक देव चरित संभवतः इन्हीं विक्रमादित्य से संबंधित कोई ग्रंथ था। तो विल्हड़ की रचना है विक्रमांक देव चरित। मैंने सोचा दिया नहीं हुआ है, बट दिया हुआ है। ठीक है, तो विक्रमांक देव चरित अलग अलग से पहले रचना याद कर लीजिए किसकी है, और उसके बाद ये तो याद ही रहेगा कि किस शासक के दरबार में ये रहा करते थे। ठीक, तो देखिए सब में वी लगा हुआ है, बस मिताक्षरा में नहीं लगा हुआ है। तो मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर की रचना है, विक्रमांक देव चरित विल्हड़ की रचना है, और ये दोनों रहते थे विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में। क्लियर हो गया? विक्रमांक देव चरित इंपॉर्टेंट है।
भाई मुझे लग रहा था कि है तो इम्पोर्टेंट, बट इसमें दिया नहीं है, तो हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू लूसेंट इन्होंने इसे महत्वपूर्ण न बनाया हो। ठीक है, तो मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, विक्रमांक देवचरित्र, बिल्हड़, बार बार रिपीट कर रही हूँ, मतलब कि महत्वपूर्ण है। विक्रमांक देवचरित्र बिल्हड़ और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, और ये दोनों विक्रमादित्य सिक्स्थ। इस तरह से हाँ दिया भी है कि विक्रमांक देवचरित में विक्रमादित्य सिक्स्थ के जीवन पर प्रकाश डाला है और उन्हीं के नाम पर ये नाम भी रखा गया इनकी रचना का। तो इस तरह से कल्याणी के चालुक्यों के बारे में या उनसे संबंधित जितने तथ्य थे वो हो जाते खत्म। इतने ही तथ्य दिए हुए हैं, जी हाँ, इतने ही तथ्य दिए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने पढ़ा था हर्षवर्धन का जो युद्ध हुआ था वो पुलकेशिन द्वितीय के साथ भी हुआ था। वहां पर आपने बताया था कि चालुक्य नरेश था, लेकिन उसका नाम तो यहाँ पर आया ही नहीं। तो जो और भी प्रतापी शासक जिनका नाम सुनते हैं आप, पुलकेशिन, जैसे पुलकेशिन द्वितीय है, कीर्तिवर्मन है ना, पुलकेशिन प्रथम है, तो ये सब थे वातापी के चालुक्यों के शासक। ठीक है, कल्याणी के चालुक्यों में यही तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य या सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, यही सब शासक थे। चलिए ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वातापी के चालुक्यों की। आई होप आपको याद हो गया होगा। वातापी के चालुक्यों के अंतर्गत हमने ये तो जान लिया कि वातापी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था। तो वातापी के चालुक्यों की स्थापना की थी राजा जय सिंह ने, और इनकी राजधानी थी वातापी, जो कि वर्तमान बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो वातापी के संस्थापक कौन थे? जय सिंह, और राजधानी क्या थी इनकी? वातापी। उसके बाद अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अब दिया है इस वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बताया गया है, जैसे पुलकेशिन प्रथम, नाम सुना है ना, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय, और यही कारण है कि उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित भी किया होगा। ठीक है, तो इस वंश का, जिस तरह से कल्याणी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, सबसे प्रतापी शासक कौन था, यहाँ पर मिट गया है, विक्रमादित्य सिक्स्थ, विक्रमादित्य सिक्स्थ। उसी तरह से वातापी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय। माना क्या जाता है ही, था ही। कौन है? पुलकेशिन द्वितीय, वातापी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक। उसके बाद महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ इसने संपन्न कराया था, और जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। ये नहीं पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो अगली लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, और इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, क्योंकि कहा जाता है कि हर्षवर्धन समुद्रगुप्त के समान ही उसने युद्ध और अपना पराक्रम जो था वो दिखाया था। ठीक है, और धर्म के मामले में कहा जाए तो उसे दूसरा अशोक कहा जाता है, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, और इस कारण से हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो पुष्यभूति या वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन को हराने के बाद इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और एहोल अभिलेख कर्नाटक में स्थित है। एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच के युद्ध के बारे में पता चलता है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, और कहा जाता है कि इसने परमेश्वर की उपाधि तो धारण की ही थी, और साथ ही साथ इसने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। और शायद इन उपाधियों से विभूषित होने वाले शासकों का नाम आपने और नहीं सुना होगा, दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर। दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जो कि वातापी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी शासक था। अगला पॉइंट दिया हुआ है पल्लव वंशी। अच्छा, ये जो वातापी है ना, हाँ,
हाँ, ये जो वातापी है इसे बादामी भी कहा जाता है। तो वातापी के चालुक्य आए या फिर बादामी के चालुक्य आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं लिख भी देती हूँ, वातापी और बादामी ये दोनों ही जगहें एक ही थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट दिया हुआ है कि पल्लव वंशी राजा नरसिंह वर्मन प्रथम, पढ़ा है ना नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। याद है ना, मैंने शायद बताया भी था जब हम पढ़ रहे थे पल्लव वंश, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में हमने बताया था किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वो इसलिए ही की थी क्योंकि इन्होंने चालुक्यों की वातापी राजधानी पर अधिकार कर लिया था और पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया था और युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय हार गया था और संभवतः इसे युद्ध में यह मारा भी गया था। ठीक है, बाकी हर्षवर्धन के साथ जो युद्ध हुआ है पुलकेशिन द्वितीय का, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, और इसके लेखक है रवि कीर्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में होने वाले युद्ध की भी जानकारी मिलती है और यह स्थित है कर्नाटक में। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, कर्नाटक में स्थित है और इसके ऐहोल अभिलेख के लेखक है रवि कीर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखक हैं रवि कीर्ति। क्लियर? अच्छा, चलिए बताइए, विक्रमांक देव चरित की रचना किसने की? मैंने छिपा लिया है बट याद ही होगा, अभी पढ़ा है कुछ देर पहले। विक्रमांक देव चरित की रचना किसने की थी? फटाफट सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। लाइक भी कर दीजिएगा। सारे लोग बताएंगे विक्रमांक देव चरित की रचना किसने की थी। जो लोग बता रहे हैं बहुत बढ़िया, विल्हड़ ने की थी, जो कि विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहता था। वेरी गुड। चलिए बताइए, मिताक्षरा की रचना किसने की थी? मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? वेरी गुड, ठीक है। तो मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर ने और विक्रमांक देवचरित की रचना की थी विल्हड़ ने। ये दोनों ही विक्रमादित्य 6 जो कि कल्याणी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी शासक था, के दरबार में रहा करते थे। अब अगर पूछा जाए कि ऐहोल अभिलेख के लेखक का क्या नाम है या ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन थे, आपका आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख से जानकारी किसकी मिलती है? तो जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय की, जो कि बादामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी शासक था। इतना क्लियर हो गया? चलिए अगला पॉइंट है, अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को भी दिखाया गया है अजंता में। याद कर लीजिएगा, वैसे पूछा तो नहीं गया है बट फिर भी याद कर लीजिएगा कि अजंता के एक गुहा चित्र में, गुफाओं में बना हुआ चित्र है, उसमें एक फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को चित्रित वहां पर किया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्ति वर्मन को माना गया है। वातापी का निर्माणकर्ता मतलब इनकी जो राजधानी थी, चूंकि पल्लव वंशी शासक जो था नरसिंह वर्मन प्रथम, उसने अधिकार कर लिया था ना, तो फिर बाद में और भी शासक जो इस वंश के रहे होंगे उन्होंने वापस से अपनी राजधानी पर नियंत्रण पा लिया और संभवतः माना जाता है कि कीर्ति वर्मन नामक शासक ने वातापी का फिर से एक बार निर्माण किया, इसलिए वातापी का निर्माणकर्ता माना जाता है कीर्ति वर्मन। कौन था? कीर्ति वर्मन। रवि कीर्ति और कीर्ति वर्मन दो अलग अलग व्यक्ति हैं। रवि कीर्ति ऐहोल अभिलेख का लेखक है और कीर्ति वर्मन इस वंश का शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी पॉइंट मालवा को जीतने के बाद नहीं पूछा गया है। उसके बाद आगे आइए, विक्रमादित्य सेकंड के शासन काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया।
इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की। बस इतना याद रखिएगा कि जो वातापी के चालुक्य थे, इनके अंतर्गत जब आता है विक्रमादित्य सेकंड के ही काल में हुआ था वहां पर दक्कन में अरबों का आक्रमण। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं। हाँ, अभी विरूपाक्ष महादेव मंदिर ये पूछा जा सकता है, और त्रैलोकेश्वर मंदिर। तो विक्रमादित्य द्वितीय जिसके समय पर अरबों का आक्रमण हुआ था, इसी की प्रथम पत्नी लोक महादेवी। विक्रमादित्य सिक्स्थ इस वंश का शासक था, लेकिन विक्रमादित्य सेकंड बादामी के चालुक्यों का शासक था। तो इसकी पहली पत्नी थी जिसका नाम था लोक महादेवी। इस लोक महादेवी ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराया था किसने? विक्रमादेव सेकंड की पत्नी लोक महादेवी, तथा दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी। बहुत भक्ति थी इनकी सारी पत्नियां शायद। दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। संभवतः इन्होंने अपने नाम पर ही इस मंदिर का नाम रखा था। तो त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो मंदिर याद रख लीजिएगा। बस ये जरूर याद रखिएगा कि किस काल में या किस वंश ने इसका निर्माण करवाया था। तो आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश, है ना। बाकी अगर पत्नी का नाम याद रखे या शासक का नाम याद रखे तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक हुआ कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन पहला नहीं जिसने वातापी का निर्माण करता है, जिसे माना जाता है, वो दूसरा था। अंतिम शासक आता है कीर्तिवर्मन सेकेंड, और इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। याद है जब हम पढ़ रहे थे राष्ट्रकूट वंश, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि पहले जो राष्ट्रकूट थे ये चालुक्य राजाओं के ही अधीन थे। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि एक मिनट हाँ, लिखा हुआ था वहां पर कि शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। तो वहां पर हमने संबंध पहले ही देख लिया था। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कीर्तिवर्मन सेकंड के एक सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब सामंत था मतलब चालुक्यों के ये अधीन थे राष्ट्रकूट, है ना, और फिर उनका वध करके उसी जगह पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर देता है दंती दुर्ग। क्लियर हो गया। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, हमने कई बार वैसे पढ़ा है ना, ये फैक्ट तो हमने कई बार देखा है। ऐहोल को मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा जो अगला वंश है वो आता है चालुक्य के वेंगी के चालुक्य। तो हमने कल्याणी के चालुक्य देखे, हमने वातापी या बादामी के चालुक्य देखे, अब हम देखते हैं वेंगी के चालुक्य। मुझे 1 सेकेंड का आप टाइम देंगे, 1 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड का। तो अब हम बात करते हैं चालुक्यों की अंतिम शाखा वेंगी के चालुक्यों की। वेंगी जो कि था वर्तमान आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर स्थित था यह वेंगी शाखा इनकी। ठीक है, और इनके संस्थापक कौन थे, इससे वंश के या इस शाखा के संस्थापक कौन थे ये हमने देख ही लिया, कौन थे, विष्णुवर्धन थे। इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी वेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आती है। अब वेंगी के चालुक्य के बारे में इतनी कुछ भी महत्वपूर्ण बात नहीं है, आपकी लूसेंट में दिया हुआ है। इस वंश के कुछ प्रमुख शासक दिए हुए हैं जो कि नहीं पूछे जाते, बस ये यहाँ पर जान लीजिए कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। इस वंश का कौन था, विक्रमादित्य सिक्स्थ। इस वंश का कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। और इस वंश का कौन था वो अभी हम पढ़ते हैं। तो वेंगी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है विजयादित्य थर्ड। विजयादित्य तृतीय
या विजयादित्य थर्ड, ठीक है। और इसके सेनापति का नाम बताया गया है, इसके सेनापति का नाम था पंडरंग। इसका एक सेनापति था, नाम था उसका पंडरंग, पूछा नहीं गया है। तो इस तरह से हमने आज चालुक्यों की तीनों शाखाओं को फिनिश कर लिया आपके लूसेंट के दिए हुए फैक्ट के अनुसार। कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। और इस तरह से दक्षिण भारत के जो आपके वंश है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। कुछ वंश अभी बचे हुए हैं, जैसे छोटे छोटे हैं, गंग वंश है, काकतीय वंश है ना, और होयसल वंश है, यादव वंश है, कुछ कुछ वंश अभी बचे हुए हैं। तो उन वंशों को भी कहिए तो कंप्लीट कर लेते हैं, और नहीं तो फिर कल करते हैं, आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। दक्षिण भारत के जो वंश है इन्हें आज कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि कल की क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचे जो सीमावर्ती राज्य थे वो और राजपूत राज्य। तो चालुक्य वंश बड़ा था थोड़ा, है ना, लेकिन बहुत अधिक फैक्ट आपको नहीं मिले होंगे, तो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चालुक्य वंश महत्वपूर्ण वंश है दक्षिण भारत का। चालुक्य वंश के बाद अब कुछ छोटे छोटे साम्राज्य, छोटे छोटे क्षेत्रों में विस्तृत दक्षिण भारत के कुछ वंश आते हैं, जो कि आपकी लूसेंट में दिए हुए हैं। चालुक्य वंश के बाद दिया हुआ है यादव वंश। चालुक्य वंश के बाद बारी आती है यादव वंश की। तो देखिए ये जो छोटे छोटे वंश है ना, इसमें इतना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ये याद रखिए कि इनके संस्थापक कौन थे और इनकी राजधानी क्या थी, ठीक है। हाँ, कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है तो वो फिर अलग बात है। तो यादव वंश की अगर बात की जाए तो यादव वंश की स्थापना की थी भिल्लम पंचम ने। भिल्लम पंचम यादव वंश के संस्थापक माने जाते हैं। भिल्लम पंचम या भिल्लम फिफ्थ ने, भिल्लम फिफ्थ, और राजधानी थी इनकी देवगिरी। राजधानी क्या थी? राजधानी थी देवगिरी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ चेक करने के लिए, देखने के लिए कि आपको भूला तो नहीं है। बताइए ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन थे? लाइक कर दीजिएगा प्लीज, लाइक बहुत कम आते हैं इस समय। ऐहोल अभिलेख के लेखक का नाम बताइए। सारे लोग बताएंगे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, रवि कीर्ति, बिल्कुल सही। चलिए, याद है आपको, और ये याददाश्त जो है आप अपनी लंबे समय तक बनाए रखिएगा। तो यादव वंश जो कि दक्षिण भारत का एक छोटा वंश माना जाता है, और इसके संस्थापक थे भिल्लम पंचम या भिल्लम फिफ्थ। राजधानी थी इनकी देवगिरी। देवगिरी नाम सुना होगा ना, दक्षिण भारत में ही स्थित है। उसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था सिंहण। ये नहीं पूछा जाता। हाँ, ये पढ़ लीजिएगा कि यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था रामचंद्र, और इसे जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये पढ़ लीजिएगा। तो अंतिम स्वतंत्र शासक का मतलब यादव वंश स्वतंत्र रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के समय इन्हें कह सकते दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य जो है स्वीकार करना पड़ा था। तो इस तरह से अंतिम स्वतंत्र शासक माना जा सकता है, इसका माना जाता है रामचंद्र। और रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर, नाम तो सुना होगा, मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था, और इस तरह से यादव वंश जो था वो अब दिल्ली सल्तनत के अधीन हो चुका था। अच्छा, याद है ना, मैं जो बोलती हूँ ना, उससे एक बात याद आई। मेरे पास एक कमेंट आया था आप में से किसी का, उन्होंने कहा मैम आप ये तो बिल्कुल मत बोला करो कि ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं आगे नहीं पढ़ी, मैं पहले ही एक दो लाइन मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर मैंने आगे पढ़ा, उन्होंने लिखा था कि जब आप ये बोलते हो कि ये तो आपको पता होगा और वो वाकई में हमें नहीं पता होता, तो हमें बहुत शर्म सी आती है। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पता है, मुझे पता नहीं होंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मुझे पता है, आपको पता नहीं होंगी। तो जब बहुत ज्यादा कॉमन चीजें हैं वो मैं बोल देती हूँ कभी कभार कि आपको पता होगा। पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार जीएस आपने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो फिर आपको कैसे पता हो सकता है जब आपने कभी पढ़ा ही नहीं। अब आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
आगे, ठीक है। और जिन लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा होगा तो उनको तो याद ही होगा, उनके लिए मैं बोलती हूँ कि आपको तो पता होगा। जो लोग नए हैं, जिन्हें वाकई में पता नहीं होता, वो लोग प्लीज परेशान ना हुआ करें, अपने दिल को ठेस या कह सकते हैं दुख ना पहुंचाया करें कि हमें नहीं पता, और आप अपने आप में ही शर्म के मारे और परेशान हो जाओ, ठीक है। तो पता होगा का मतलब है मलिक काफूर, नहीं भी पता होगा तो मूवी तो देखी होगी पद्मावती, उसमें तो पता ही होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ पता होगा। तो इस तरह से यादव वंश कंप्लीट हो जाता है। यादव वंश का संस्थापक भिल्लम पंचम, राजधानी देवगिरी। संस्थापक भिल्लम पंचम, राजधानी देवगिरी। अक्सर ऐसे क्वेश्चन उठते रहते हैं व्यापक के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें, क्योंकि छोटे छोटे वंश को हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते हम। यादव वंश के बाद अगला वंश आता है होयसल वंश। यादव वंश के बाद दक्षिण भारत का अगला वंश आता है होयसल वंश, और मार्कर देखिए खत्म होने वाला है। होयसल वंश के संस्थापक की द्वार समुद्र के होयसल वंश, द्वार समुद्र एक जगह का नाम था। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। तो होयसल वंश के संस्थापक माने जाते हैं विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। अच्छा, ये जो होयसल वंश था, ये यादव वंश की एक शाखा ही मानी जाती है, ठीक है। तो ये भी एक दक्षिण भारत का ही वंश था, उसी की एक शाखा कह सकते हैं, और इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन, ठीक है। लिखा भी हुआ है कि होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी, और बेलूर के चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने किया था। पढ़ लीजिए, चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण बेलूर, चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने किया था? विष्णुवर्धन। वैसे पूछा नहीं गया है, याद हो जाए तो कर लीजिए, है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में असीमित जगह होती है, हम कितनी भी चीजें दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। अंतिम शासक कौन था? बल्लाल तृतीय। बल्लाल तृतीय, और इसे भी मलिक काफूर ने हराया था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान हुआ था ना, दक्षिण अभियान में ही सब शासकों को जो है हरा करके इनके क्षेत्र को मिला लिया गया था, या फिर अधीनता स्वीकार करवा ली गई थी। तो होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन, यह वंश यादव वंश की ही एक शाखा है, और विष्णुवर्धन ने वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराया था, और अंतिम शासक इस वंश का माना जाता है बल्लाल तृतीय या बल्लाल थर्ड। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। हाँ, द्वार समुद्र जगह का नाम मैंने बता दिया था, दिमाग से उतर गया राजधानी बताने का संस्थापक के बाद। तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। चलिए बताइए, बिना बुक देखे हुए बताइए, यादव वंश की राजधानी, यादव वंश की राजधानी क्या थी? यादव वंश की राजधानी क्या थी? सारे लोग बताएंगे। यस, बिल्कुल सही। तो यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी, अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा। उसी तरह से होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र, और आधुनिक हलेबिड जो है द्वार समुद्र के नाम से पहले जाना जाता था। कंप्लीट हो गया। मेन ये याद रखिए, संस्थापक थे विष्णुवर्धन, अंतिम शासक था बल्लाल थर्ड, और इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। वैसे सबसे ज्यादा इसकी राजधानी ही पूछी गई है अब तक, अब आगे पूछी जाएगी पता नहीं, ठीक है। तो द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? होयसल वंश की राजधानी थी। देवगिरी किसकी राजधानी थी? यादव वंश की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वंश है कदम्ब वंश। अगला वंश है कदम्ब वंश। प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। अगला है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन। कदम्ब वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन। कौन थे?
मयूर शर्मन और कदम्ब वंश की राजधानी थी वनवासी। कदम्ब वंश की राजधानी थी वनवासी, याद रहेगा। तो यादव वंश हमने पढ़ा। यादव वंश जो था वो दक्षिण भारत का एक छोटा सा वंश था। यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम, जबकि वहां की राजधानी थी देवगिरी। हमने फिर पढ़ा होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और वहां की राजधानी थी द्वार समुद्र। उसके बाद हमने पढ़ा कदम्ब वंश। कदम्ब वंश के संस्थापक है मयूर शर्मन। कौन है? मयूर शर्मन और राजधानी है वनवासी। मयूर शर्मन वनवासी। देखिए कदम्ब कुछ कदम्ब को सुन के कुछ जंगल जैसा फीलिंग आती है ना मन में, है ना, क्योंकि वृक्ष भी होता है। संस्थापक मयूर शर्मन और राजधानी वनवासी। वन में ही मयूर रहता है और वन में ही कदम्ब रहता है, याद रहेगा। वन में ही मयूर रहता है और वन में ही कदम्ब रहता है। तो कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन और राजधानी है वनवासी। बस इतना ही दिया हुआ है कदम्ब वंश के बारे में। उसके बाद गंग वंश। कदम्ब वंश के बाद दिया हुआ है गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक है वज्रहस्त पंचम। वज्रहस्त पंचम, ये पंचम चतुर्थ तृतीय तो दिमाग को घुमा देते हैं। तो गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त। कैसे याद रखेंगे? गंग वंश, गंगा, ठीक है, गंगा के हाथ में वज्र है, गंगा के हाथ में वज्र है। तो गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त। पंचम याद रखिएगा, नहीं भी याद रहता तो अगर ऑप्शन में जनरली पंचम चतुर्थ ऐसा नहीं आएगा, ये केवल अकेला ही नाम आएगा जहां तक है, ठीक है। तो गंगा के हाथ में वज्र है, इस तरह से गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा यादव वंश। यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम, राजधानी थी देवगिरी। देन हमने पढ़ा होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। उसके बाद हमने देखा कदम्ब वंश। कदम्ब वंश के संस्थापक है मयूर शर्मन और राजधानी थी वनवासी। अब बारी आई है गंग वंश की। तो गंग वंश के संस्थापक है वज्रहस्त, वज्रहस्त वाले, ठीक है, वज्रहस्त पंचम। और गंग वंश की अगर राजधानी की बात की जाए तो दो राजधानियां थी। प्रारंभिक राजधानी थी कुवलाल, कोलर, ठीक है, और बाद में यह हो गई तलकाड, कुवलाल और तलकाड। कुवलाल और तलकाड, ये दो राजधानियां थी गंग वंश की। अब ये भी कैसे याद रहेगी, तलकाड याद रख लीजिएगा, ठीक है। वैसे कुवलाल भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि प्रारंभिक राजधानी थी। बाकी वज्रहस्त तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गंग वंश के अंतर्गत, ठीक है। उसके संस्थापक कौन थे? तत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था, पूछा नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला वंश है काकतीय वंश। यह भी दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। काकतीय वंश, दक्षिण भारत के वंशों को अभी तक हमने पढ़ा, उन सभी वंशों में सबसे अंतिम में अब हम पढ़ रहे हैं काकतीय वंश के बारे में। और शायद आपको ये हाईलाइट नहीं हो रहा होगा, कोशिश कीजिएगा देखने की। तो काकतीय वंश के संस्थापक माने जाते हैं बीटा प्रथम, अल्फा बीटा गामा, वो नहीं है, नाम है इनका बीटा प्रथम, याद करने के लिए बता रही हूं मैं। तो संस्थापक कौन है? संस्थापक है इस वंश के बीटा प्रथम, जिसने नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी थी अम्मकोंड। राजधानी थी अम्मकोंड, ठीक है, राजधानी भी पूछी नहीं जाएगी। बीटा प्रथम इसके संस्थापक याद रखिएगा काकतीय वंश के। और उसके बाद जो मैं बताऊंगी ये महत्वपूर्ण है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। था क्या कि जो गणपति थे, या हाँ, गणपति जो थे सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रतापी शासक माने जाते थे। तो चूंकि उनको पुत्री थी रुद्रमा देवी, और पुत्र किसी भी स्त्री को राज्य शासक स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए रुद्रमा देवी ने
पुरुष का रूप धारण किया और उन्होंने अपना नाम रखा रुद्रदेव, और रुद्रदेव महाराज के नाम से उन्होंने जो सिंहासन है वो ग्रहण किया और इन्होंने 35 वर्षों तक शासन किया था। शायद इनके भी लिए एक मूवी आई है, रुद्रमा देवी नाम से एक मूवी है ना, काफी अच्छी मूवी है, बहुत कुछ उसमें जानने को मिलता है। तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था गणपति। गणपति की पुत्री थी रुद्रमा देवी, और इन्हीं रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव के नाम से 35 वर्षों तक शासन किया काकतीय वंश के अंतर्गत, है ना। और इनकी राजधानी वारंगल थी। हाँ, मेरे ध्यान से तो उतर ही गया, मैंने अमकोंड बता दिया। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी, बिल्कुल मेरे ध्यान से उतर ही गया था, सॉरी, वारंगल याद रखेंगे। तो काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित की। देखिए, स्टार्टिंग में अम्मकोंड थी, लेकिन बाद में उन्होंने वारंगल में स्थानांतरित किया और वारंगल ही नाम से, या काकतीय वंश की राजधानी जो है वारंगल ही जानी जाती है, ठीक है। अम्मकोंड बहुत कम लोग जानते हैं। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। अंतिम शासक था प्रताप रुद्र, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने? देखा कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा क्षेत्रीय विस्तार इसका नहीं था, काकतीय वंश के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना की थी बीटा प्रथम ने, इनकी राजधानी थी वारंगल, और इनका सबसे प्रतापी शासक हुआ गणपति की एक पुत्री थी जिनका नाम था रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव के नाम से पुरुषों का वेश धारण करके 35 वर्षों तक काकतीय वंश का शासन संभाला। और अंतिम जो शासक था वो था प्रताप रुद्र। क्लियर? इस तरह से दक्षिण भारत के सारे वंश हो जाते हैं फिनिश। और कल के आखिरी लेक्चर में, एंशिएंट हिस्ट्री के आखिरी लेक्चर में, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय किस प्रकार हुआ, कौन कौन से राजवंश जो है उदयित होते हैं, आते हैं, और जैसे पाल वंश है, सेन वंश है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार है, गहड़वाल वंश है जिन्हें राठौर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सब वंशों में क्या क्या खास बातें थी, कौन कौन, किसने स्थापना की, क्या क्या राजधानी थी, ये हम कल पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपको कल ही मैं आपको डेट बता दूंगी कि मध्यकालीन भारत की मैराथन क्लास कब ली जाएगी और आप कब तैयार रहेंगे। और कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी ये क्लास लेके आऊं ताकि आपका मध्यकालीन भारत भी 2 क्लासेस में खत्म हो जाए। आज के लिए मैं यहीं पर करूंगी एंड, और आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद जो इतने दिनों से क्लासेस चली आ रही है। एंड आई थिंक आज 33 या 34th क्लास है, और 33-34 क्लासों में आपने साथ बनाए रखा और बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने, बड़े लगन से आप लोगों ने पढ़ाई करी। वो मुझे पता तब चलता है जब मैं टेस्ट लेती हूँ और आप सबके आंसर्स आते हैं फटाफट, पता चल जाता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। सारे लोग तो नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है, कुछ ही लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं बड़े ही मन लगा के कर रहे हैं। तो आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर से इसी समय पर, बाय बाय।